है, 18 में है, उसको हैंडल करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका आप जानते हैं कि नहीं? बहुत से बहुत हल्के लेते हैं। जैसे ब्रिज ले जाने का कोई हमेशा उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डूबा रहना चाहिए। तो जब किसी को आपको कॉल आया, आप एगो थर्मस एगो निकाल के रखे, या 10 बूंद दुकान में लिक्विड नाइट्रोजन डाले और चल दिए, गलत है। ये अभी व्यवहार में आता है। दूसरी चीज, वहां जब ले भी गए कंटेनर में या इसमें, तो जब वहां आया उसके बाद सब चीज जांच ऊंच कर लिए, उसके पैखाने के रास्ते की सब साफ सफाई कर लिए, गाय गर्म है कि नहीं हाथ डाल के यूटेराइन टोन वगैरह देख लिए, पशुपालक से सब जानकारी, जो जानकारी चाहिए कि कब से गर्म हुई है, पहले पाल खिलाए कि नहीं, आप यह भी डाल कर देख लिए कि कहीं पहले से गाभिन है कि नहीं, बचदानी को हॉर्न टटोल कर देख लिए यूटेराइन टोन है कि नहीं, भलवा भी देख लिए कि कुछ रेडनेस है कि नहीं, स्वेलिंग है कि नहीं, है ना। तो जो लक्षण सब चीज जानने के बाद अब जो सीमेंट तैयार कर रहे हैं, वहीं से व्यवहार जब से आप निकालिएगा, तो लिक्विड नाइट्रोजन से निकालने से लेकर अंदर गर्भ में उसके जननांग में डालने के बाद आप जो सीमेंट जहां गिरा रहे हैं, गिरा दीजिएगा, काम प्रोसेसिंग खत्म। तो प्रोसेसिंग ऑफ सीमेंट वहां निकालेंगे, थाइन कैसे करेंगे, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर करेंगे, कितना देर तक करेंगे, निकालने के बाद कितना देर हर तरह से थाइन कर लेना है, गन में लोड कर लेना है, और लोड करने के बाद उसके जननांग में डाल देना है, समझे। ये सभी प्रोसेसिंग में आएगा। तो अगर आप प्रोसेसिंग आपका सही नहीं है, फिर वहां कंसेप्शन रेट डाउन होगा, नीचे जाएगा। तीसरा बताए थे डिपोजिशन साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमेंट, जो कि बताए थे कहां डालना गिराना है, बॉडी ऑफ द यूट्रस, जो कि देखिए हमेशा बताए थे पशु के जननांग में, जननांग में आएगा, वेजाइना से शुरू हो जाएगा। अगर पूछे आपको कि मादा का, पशु का जननांग का अंग लिखिए, बाहर से अंदर, या खाली पूछ दे ये कीजिए, तो बाहर से चलेंगे वेजाइना, फिर यूट्रस का पार्ट शुरू हो जाता है। वेजाइना है बचदानी का पार्ट नहीं, जननांग का पार्ट, समझे। जननांग का पार्ट जनन करने में वेजाइना से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बचदानी का पार्ट पूछे तो पहला पार्ट होता है सर्विक्स, जिसका नाम है ग्रीवा, समझे। उसके बाद होते हैं उसके दो हॉर्न, लेफ्ट और राइट, समझे। तो यहां देखिए ग्रीवा से आगे पार करते हैं, ग्रीवा से जस्ट आगे जाइएगा। अब यहां दोनों अलग अलग, बायां दायां दोनों सिंग जो है और अलग हुआ है बचदानी के, उसके पहले का 1.5 से 2 इंच का जो लंबाई का भाग है, वही है शरीर ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ सर्विक्स नहीं होता, बॉडी ऑफ यूट्रस होता है। यूट्रस का यह पार्ट है सर्विक्स और बॉडी, समझे। तो यहां आप देखिए यही ये है, आप कब देना चाहिए। और यहां के ईस्ट्रस में, इसमें जो देखिएगा, जब गाय गर्म होती है, आपके जो आपको खावर करता है, तो उसमें क्या देखते हैं, किसी प्रकार का उसमें ब्लड बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, कोई गंध रहित। यदि उसको स्मेल करेंगे तो उसमें कोई गंध नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ सुथरा, समझे।
अब इसमें देखिए, आप लोग जो पाल देते हैं, प्राय लोग बोलता है कि जाता है 70-72 घंटा 60 घंटा बाद। उसका ये है कि जब उसमें डिस्चार्ज हम पहले दे देंगे सीमेंट, तो जो वीर्य हुआ गाय के पेशाब के रास्ते से जो डिस्चार्ज आ रहा है, उसके साथ सीमेंट गिर जाता है। अब इसी भय से नहीं देते हैं, समझे? तो देखिए एक्चुअली होता क्या है। आपको साइट बीज गिराने का जगह कहां बताए? यूट्रस। और वो सेक्रीशन कहां का है? गाय में जो आप डिस्चार्ज देखते हैं, जो गर्म होने समय जो आता है, एक्चुअली वो बनता कहां है? कहां का बना हुआ चीज है वो? सर्विक्स और हॉर्न का। सर्विक्स और वेजाइना, बाहर का जो वेजाइनल पार्ट है, इसका सेक्रेशन है, और यहाँ का सेक्रेशन, न कि अंदर से यहाँ से हॉर्न से कुल बह करके आ रहा है। थोड़ा तो सर अंदर से भी ना आता है। नहीं, जरा में बहुत वहां से अंदर से नहीं, यहाँ से थोड़ा बहुत सेक्रेशन हल्का थोड़ा सा नहीं रहेगा तो सर शुक्राणु कैसे आगे बढ़ेंगे? है। थोड़ा सा भी डिस्चार्ज यूट्रस में नहीं होगा तो शुक्राणु कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी तुमको समझो, अभी नहीं, तुम नहीं समझ रहा है अभी कि यूट्रस क्या है, यूट्रस में क्या बनता है, यहाँ क्या बनता है। अब वो बढ़ने के लिए निस्संदेह उसका क्या क्या कंपोनेंट है जानते हो? जो डिस्चार्ज आता है उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट उसमें क्या है? स्पर्म के लिए ना सर। पर नहीं, तुम जो कहा कि कैसे शुक्राणु बढ़ेगा, तुम्हारा यही कहना? जी सर। जब अंदर से डिस्चार्ज नहीं, वो तो बाहर के ओर डिस्चार्ज आ रहा है, वही आगे बढ़ा रहा है। नहीं सर, अंदर से भी आएगी सर। अरे अंदर का नहीं है, तुम यह जान लो। वह जो बनने के लिए, उसके शुक्राणु को जिंदा रहने के लिए वो जो केमिकल यूटेराइन मिल्क है, वो अलग चीज है। और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर उसमें सिंपल से बताया, उसमें कितना सिलिएटेड होता है। पैरामीशियम देखे हो, बढ़ता है, सिलिया फ्लैजिला का नाम सुने हो? नहीं। तो खैर बचदानी के अंदर के बनावट जब जानोगे तब उसमें कौन कौन सा मदद करता है, क्या चीज है। तो जो स्राव है, पहला जान लीजिए, यह जो स्राव बचदानी के अंदर का हॉर्न का या फैलोपियन ट्यूब का, ये सबका सेक्रेशन नहीं है। वह सेक्रेशन है सर्विक्स और यूट्रस का, वेजाइना का, जिसमें यूट्रस से वजन। हाँ, इसमें 98% वाटर होता है, पानी। समझे? मात्र 2 से 10% उसको अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं। उसमें जो डिस्चार्ज आ रहा है, जो आप देख रहे हो गर्म होते समय कि पेशाब के रास्ते से जो डिस्चार्ज आ रहा है, पहले यह जो होता है बनता है ग्रीवा और योनि के भाग में, वह डिस्चार्ज, इसीलिए वहां कोई खून नहीं है। और यहां कहते हैं ऋतु चक्र। लेडीज में जो होता है, यह जो ब्लीडिंग होता है, एक्चुअली वह होता है बचदानी का हॉर्न का। यहां जो गर्भधारण के लिए बचदानी में जो तैयारी होती है, उसका जो है अंतःपरत, एंडोमेट्रियम बताए होंगे आपको। बचदानी का अथी बनाए हैं, बताए हैं स्ट्रक्चर? नहीं बताए? बताए हैं सर, बताए हैं। उसमें देखो तो कुछ बताएं, अंतःपरत, एंडोमेट्रियम। दोनों हॉर्न, या जो बचदानी जो देख रहे हो यहाँ, अगर हम इसको यहाँ से काट दें इतना, इसके देखो कि मांस के जो बचदानी का दीवाल है, मान लो यही बीच में खाली है, देख रहे हो ये, और चारों तरफ बोतल यहाँ कोई भी रखा है। सर यही पेन पे बताइए ना। छोड़ो उसको, यहाँ बोतल देखो, जैसे यही देखो, मान लो यही गोल है, मुलायम, यहाँ ये है इधर और इधर, गाय और भैंस में।
अगर इसको हम काट के यहां से, इसका बनावट मांस का देखिए क्या है, ये चारों तरफ जो है हॉर्न का बनावट बनवानी, तो इसमें देखो यहां जो है एक इधर देखो, एक इधर देखो, तो अंतःप्रत ए है, इधर ए है। समझ रहे हो? और उसके बाद देखो फिर दूसरा लेयर बाहर की ओर, दूसरा लेयर हुआ, और इसके बाद फिर तीसरा एक अंतिम लेयर देखो बाहर, एक और लेयर है। यह जो मांस आप देख रहे हो, एक ये हुआ, तो इतना जो है दोनों तरफ ये वाला अंतःप्रत, यानी ये जो बचदानी है, हॉर्न है, उसके अंदर का जो अंदर से ये ट्यूब है, उसके अंदर से देखो, अंदर से बाहर की ओर आओ, तो ये अंदर है। इसी को कहा जाता है, ये जो देखो ये जो है सेल कोशिकाएं हैं बना हुआ, सेल्स, समझ में आ रही है? लाइनिंग होता है जिसको कहा जाता है, यह जो इसी को कहा जाता है ए, और इधर में देखो ए, इतना दूर, इसको कहा जाता है अंतःप्रत, परत, जिसका कौन चीज का, बचदानी का, इसी का नाम है इंडोमेट्रियम। जरा इसको याद रखना बाबू, अगर कुछ समझना है तो। और उसके बाद देखो यहां चला आया, यह पहला अंदर से बाहर की ओर आओ, तो इससे इधर आओ, तो यहां ए वाला इतना दूर जो है, इधर में ये देखो इतना दूर जो है मोटा ऐसा, तो इसको कहा जाता है मांसल भाग है, इसको कहा जाता है, चूंकि मांस है, यह है मध्य परत, जिसका नाम है मायोमेट्रियम। चूंकि यहां मेसोमेट्रियम नहीं, चूंकि यह मांस का ही है, इसीलिए यह है मायोमेट्रियम। समझे? और सबसे बाहर जो सबसे बड़ा जो बचदानी को ताकत देने वाला है कि ज्यादा फैलने न दे, फटने न दे, बच्चा डेवलप कर रहा है, बचदानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये बचदानी डैमेज ना हो जाए, फट नहीं जाए, तो धीरे धीरे यह भी फैलता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यह है, ये देखो बाहर का इतना दूरी, इधर का बाहरी पार्ट ये है, इसका है बाह्य परत, बाह्य परत, जिसका गोला चूंकि चारों ओर गोली में एकदम लपेटे रहता है, कस के बांधा रहता है, प्लास्टिक फाइबर उसको सपोर्ट दिए हुए, तो इसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। PRY यहां लिखा, पेरीमेट्रियम। समझे? तो यहां देखिए, अब इसमें आपको जब यह करना है, रोल मेन को प्रेगनेंसी में रोल मेन इसका रहेगा, ये तो खाली सपोर्टिंग है, सपोर्ट देता है बच्चे को कि बचदानी फटे नहीं, बच्चा बढ़िया से पलते रहे, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा यह फैलता जाएगा। तो यहां चूंकि महिला के केस में यही जो इंडोमेट्रियम है, अगर किसी महिला को बड़ी हो गई, लेडीज जो है लड़कियां,
पहला उसको पीरियड हुआ, पीरियड होने के बाद गर्भ धारण नहीं की तो ईस्ट्रोजन यानी लेवल हाई हुआ, प्रजनन कांग वही सब बताए थे जैसे हार्मोन का। तो इसमें क्या है कि ये तैयार हुआ था, बच्चा जो फीटस बनेगा उसको गर्भ धारण के लिए, इसमें इम्प्लांट होने के लिए, बच्चे को प्रेगनेंसी में रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, फीमेल के केस में, महिलाओं के केस में यह इंडोमेट्रियम का जो परत है, सबसे अंतः परत, वह पूरा के पूरा टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। और यही कारण है उस समय जब वह डैमेज हो रहा है लिविंग सेल, तो उस समय ब्लीडिंग होगा, औरतों का उस समय दर्द भी महसूस होगा, थोड़ा बहुत करीब करीब सबको होता है, किसी किसी को ज्यादा होता है। तो चूंकि यहां एंडोमेट्रियम का टूट जाता है, जबकि यही चीज गाय या भैंस में हीट में आई, उस समय भी एंडोमेट्रियम यह तैयार हुआ था गर्भ धारण के लिए, गाय और भैंस में भी, लेकिन वहां टूटता नहीं है। यहां क्या काम होता है कि दोनों में ये जो तैयार होता है उस समय जो ईस्ट्रोजन हीट में आने के लिए बताए थे, कौन जवाब दे है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन के प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव में ईस्ट्रोजन के इंडोमेट्रियम बढ़ा, थोड़ा सा ये तैयार हुआ, चूंकि आगे फर्टिलाइज डेट आना है जिसको बच्चे को बनना है ना। तो यहां जब हुआ, आहर आपको पाल दिए, पाल नहीं रखी या पाल नहीं ही दिए, तो जानवर में आगे यह टूटेगा नहीं, एक कोशिकाएं जो है बर्बाद, उसको कहते हैं रीऑब्जर्व, माने ऑब्जर्व कर लेता है, धीरे धीरे ये खत्म तो हुआ, खत्म यहां भी होता है जानवर में भी, लेकिन उसको शरीर अवशोषित कर लेता है। जितने इस सब में जो खून वगैरह थे, ये सभी चीज फिर उस जानवर के काम में आ जाएगी। इसमें जो जो केमिकल्स था जो शरीर के लिए, जानवर के लिए उपयोगी, यह सब अंदर सोख लेगा, अवशोषित कर लिया, इसलिए उसको जानवर में कभी पीरियड में कभी ब्लीडिंग नहीं होगा। कभी कभी होता है, तो जैसे आज हीट में आया ना 2 दिन के बाद, अरे वह तू दूसरे चीज देख रहे हो, उसका अलग कारण है, तो उस पर अभी आएंगे। वह हीट का ब्लीडिंग है कि हीट के बाद का ब्लीडिंग? हीट का बाद। तो उस समय शराब वो है नहीं सर, तो हम अभी बोल रहे हैं हीट का। तो देखो यहां जो इसलिए जानवर की जो क्रियाएं चलती है उसको ऋतु चक्र कहा गया, न कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन। समझे? दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो अगर कहीं गलती से वो सब शब्द का उपयोग करते हो तो जरा सोच के करना, नहीं तो महामूर्ख ही समझेगा। तो अब यह देखो, इतना जान लिए, अब जरा उसके स्ट्रक्चर को याद रखना, बचदानी का। अब यहां देखो, अब हुआ प्रजनन में, अब यहां जो बताए हैं पहले हार्मोन का रोल देखो कैसे कैसे क्या होता है। इसमें बताए हैं ऋतु चक्र जो जानवर में होता है, जो आप देखते हो, इसके 4 चरण बताए गए हैं। ऋतु चक्र में कितने, जो 21 दिन का पीरियड है, वो किन किन चरणों से पास होता है? पहला है प्रोस्ट्रस अवस्था, हाँ, प्रोस्ट्रस, और दूसरा स्ट्रस। इस पर जरूर इंपॉर्टेंट यही सब चीज है, पाल रखने का दर, इसको बढ़िया से जान लो बाबू, अब कब पाल देना चाहिए। ही हमेशा अगर सफल इंसेमिनेटर बनना चाहते हो कि हम जो पाल देते हैं, हमारी गाय भी, हमारे द्वारा दिया गया पाल भी 55, 60, 75% कंसीव करे, तो जरा इस साइकिल को बढ़िया से समझ रहे हैं। तो यह है तीसरा मेट स्ट्रस, और चौथा
डाइस्ट्रस अगर पाल नहीं रखेगी तो फिर शुरू हो जाएगा कहां से? यही प्रोइस्टस से। यही इतने दिनों की अवधि औसत 21 दिन है। अब इसमें देखो 21 दिन टोटल में चार्ज किसका कितना फीसद क्या होता है और किस हार्मोन के कंट्रोल में होता है। हार्मोन तो हम पढ़ा दिए थे साहब, कुछ याद है ना जी? एकदम शांत है। कल ही परीक्षा होगी, परसों बुध को फास्ट असेसमेंट हो जाएगा। यही देखा जाएगा कि आप क्या समझ रहे। इसीलिए आकलन परीक्षा कि 15 दिन में पढ़ाया आपने क्या समझा, क्या देखा। अब उसका भी जाता है पास मार्क्स 50% जरूरी है। आकलन दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों में अलग अलग दोनों का मार्क्स जाता है गवर्नमेंट का, समझे। तो और उसमें भी एक कहा न कि 3 को लिखित परीक्षा होगी, 2 असेसमेंट और 1 मेन जो अंतिम में होगा, बताया गया है ना। और सब में 50% पास मार्क्स जरूरी है। तो अब देखो यहां प्रोइस्टस कोई शुरू करेगा मेटिसस डाइस्टस आओ मेटिस्टस मेटिसस डाइस्टस आओ, यहां कहीं कहीं देखेगा तब लिखेगा प्रोइस्टस। मतलब कि 18वां दिन से 21वां दिन प्रोइस्टस करता है, समझे। तो पता प्रो माने पहले माने जो हीट आप देख रहे हो उसके पहले तो चीज वही है। तो यह पीरियड देखिए होता है कितना, इसका रखो 3 दिन। इसी को कहा जाता है तैयारी की अवधि, यानी प्रोइस्टस तैयारी की अवधि। तो भाई कौन सी तैयारी, क्या तैयारी कर, इसी को कहा जाता है प्रोइस्टस की तैयारी की भी अवधि कहा जाता है। तो भाई तैयारी की अवधि, क्या तैयारी की अवधि, कौन सी की तैयारी? इधर मिटावे क्या? जी सर मिटा दीजिए। हाइपो प्रारंभ कराने वाला कौन सी है? हाइपो थैलेमस। ये क्या है? एक ग्लैंड है, ये हार्मोन सीक्रेट करना है कर, यह एक ग्लैंड है। ये सेक्रेट क्या कर देता है भाई? GnRH एक हार्मोन है, समझे। यानी प्रजनन संबंधी क्रियाएं प्रारंभ करने वाला। देखिए ईस्ट्रस साइकिल और हार्मोन का रिलेशन जरा देखते जाओ। तो हार्मोन ये कहा कि भाई अब इसको जवान हो गई, एज ऑफ प्यूबर्टी आ गया, या लेडीज को एक बार कोई इश्यू हुआ, बच्चे हो भी गए, फिर उसको कुछ दिन लग जाता है साइकिल स्टार्ट होने में, मासिक धर्म प्रारंभ होने में, अगले प्रजनन के लिए तैयार होने में। तो यह जो है ये प्रारंभ कराने वाला कौन है? आप ही के शरीर में यह कौन है? तो करता क्या है? ये कर देगा सेक्रेट GnRH। तो ये फिर कहां पर चल आता है काम करने के लिए? हाँ, तो ये कहता है, ये देगा संकेत, इशारा करेगा कि भाई तुम 2 चीज इस देश को सेक्रेट करो। और कब करो? क्या देता है सिग्नल, क्या करना है और कब करना है। तो वही अभी GnRH ये कहेगा कि तुम अब सेक्रेट करो। तो आपका 2 चीज क्या? FSH और LH। ये हार्मोन ये कौन कहा? हाइपोथैलेमस इसके द्वारा मैसेज भेज कर हार्मोन के द्वारा। तो ये किस पर भेजा? पिट्यूटरी पर।
और ये कहा कि तुम भाई सेक्रेट करो, क्या करो, FSH और LH LH करो। तो अब LH एक कहां चलाएगा, अंडाशय पर, ये दोनों कहां आएगा, अंडाशय पर, जहां कहेगा प्रजनन हेतु फीमेल गैमीट, यानी अंडे का तुम जनन प्रारंभ करो। तो यहां देखिए, यहां यह फॉलिक्यूल का अंडा बनना शुरू हो जाएगा, समझे, किसके कंट्रोल में, ये अब ये बनेगा FSH के फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अंडा बनने की क्रिया प्रारंभ हुई कहां, अंडाशय में, किसके नियंत्रण में, FSH में। जब अंडा यही तैयारी हो रही है, तैयारी क्या हुआ कि अब तुम प्रजनन के संबंधी उसके अंग जो भाग लेना है उसको ऑर्डर कर रहा है कि आगे तुम प्रजनन के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रजनन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी चीज अब अंडर द कंट्रोल और सभी अलग अलग जो हार्मोन है वो शुरू हो जाएगा। तो प्रजनन के लिए मादा के साइड से, फीमेल के साइड से क्या जरूरी है, अंडा बनना, फीमेल गैमेट जिसको बोले, समझे। तो जिसको अंड जनन कह रहे हैं, पुरुष में वही शुक्राणु बनना शुरू होगा। पुरुष ये बनते 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 जब मैच्योर, बिल्कुल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यूनिट बताए थे ना, तो यहां जो है पूरा जब ये एक मैच्योर हो गया, समझे, और उसके यहां अंडा बन रहा है, साथ साथ FSH के नियंत्रण में इसके अंदर फॉलिक्यूल में दूसरा एक चीज बन रहा है, एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। हमेशा देखो ये भी इसको भी बनना ही बनना है, नहीं बनेगा तो भाई गाय के केश में कैसे जानोगे कि गाय कब पाल दोगे, अरे वो तो मुंह से बोल नहीं सकता, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, है ना, कोई लक्षण दिखेगा तभी ना कि हाँ भाई तुम्हें पाल देने का। तो और उसको नियंत्रित करने वाला कौन है, एस्ट्रोजन। तो यहाँ अंडा तो बन ही रहा है, साथ साथ एस्ट्रोजन भी वह ब्लड में जा रहा है। तो जैसे ही ब्लड में जा रहा है धीरे 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 बढ़ते जाएगा। जब पूरा अंडा मैच्योर हो गया, समझे, तो एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में बिल्कुल हाई हो जाता है। और उस समय जो सेक्सुअल डिजायर, काम इच्छा, ये जो होता है वह जागृत हो जाता है। जननांग के जो पार्ट हैं उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इसी के नियंत्रण के चलते, इसी के चलते जब ये आगे बढ़ेगा तो वहां जितने भी जैसे भालुहा, यूट्रस, सर्विक्स, सब जगह ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और वह डिस्चार्ज बनना शुरू हो जाएगा, जो बाहर से दिखते, समझे। गाय बेचैन रहेगी, दूसरे जानवर पर फानेगी, बार बार पेशाब करेगी, ये सारे जो हिट के लक्षण हैं ये किसके कंट्रोल में है, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन हो गया तो तुरंत अब देखिए यहां एक बैठे हुए हैं बेचारे, ये अब तुरंत यहां अपना काम करेंगे कि भाई तुम अब बाहर निकलो, अंडा यानी वो ओवुलेशन हो, मैच्योर है लेकिन ओवुलेशन नहीं हुआ। तो ये क्या काम करेंगे कि यह अंडा है उसको अब ये बाहर निकल जाएंगे, समझे। अंडा और यहाँ इनफंडिबुलम है, पढ़ाया हो गया स्ट्रक्चर, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट एक इनफंडिबुलम, यह चारों ओर इसको पकड़े हुए हैं बाहर जाने, जब गिरेगा तो
उसी में आएगा। इसी में गिरेगा। अब इसको आगे फैलोपियन ट्यूब से बढ़ते हुए एम्पुला में जाना है, जहां जो कि शुक्राणु से मिलना है उसको, सबने प्रजनन का एक काम में भाग लेना है होगा जी। तो ये देखिए यहाँ गिर गया। ये किसके कंट्रोल में हुआ? एलएच के कंट्रोल में। एलएच का। अब जैसा यहाँ से ये बढ़ गया, ये निकल गया, तो यहाँ जो डैमेज हुआ था ये तो अब इससे बाहर निकल गया। जी। तो यहाँ से जो निकला था थोड़ा बहुत यहाँ खून जमा हो जाएगा जी। और यहीं पर एक दूसरा चीज का निर्माण हो जाए जिसका नाम है CL। और ये क्या माना शुरू कर देंगे? प्रोजेस्टेरोन। तो देखो, अगर यही अब तो आपको पूछ सकता है ऋतु साइकिल के अंतर्गत आपको अगर पूछेगा कि बताओ कि जो ऋतु चक्र गाय या भैंस में होता है, तो ऋतु चक्र का मतलब तो समझिए। पहले ऋतु चक्र गाय भैंस का वर्णन, मतलब ऋतु चक्र जो गाय भैंस में होता है उसी को बोलते हैं। महिला के लिए उसको अलग नाम है। तो यहाँ ऋतु चक्र जो होता है कौन कौन से ग्रंथि रस के नियंत्रण में होता है, कौन कौन सा हार्मोन इसमें पार्ट प्ले करता है। तो शुरू से यहीं से 1, 2, 3, 4 और 5 का लिखना होगा। पशुओं में ऋतु चक्र का नियंत्रण, ईस्टर साइकिल का नियंत्रण में कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं, तो यह 5 को आपको लिखना होगा। कारण यहां से प्रजनन के लिए जो क्रिया जहां शुरू होती है अंड जनन से, वह टोटल आ जाता है साइकिल में। कारण इसको कहते हैं प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी इसलिए कि यानी ईस्टर साइकिल को यानी तैयारी का चक्र, तैयारी का पीरियड। तो तैयारी में क्या होता है? पाल देने जा रहे हैं, तैयारी यही होता है कि अंडा बनो, एस्ट्रोजन बनो, मैच्योर हो, बचदानी का एंडो जहां है, एंडोमेट्रियम का लेवल, इस पर ढेर सारा मोटा सेल बन जाए जिसमें कि अंडा जब इसमें आएगा इसमें यूटेराइन मिल्क बनेगा। सर्विक्स से जो डिस्चार्ज आता है उसका सेक्रेशन होगा, वैजाइना से सेक्रेशन होगा। तो ये सारी पीरियड पहला स्टेज जो कि 3 दिन का होता है। तो इस पीरियड में डिस्चार्ज आना शुरू होगा। देखिए है प्रोइस्ट्रस, उसको डिस्चार्ज आना शुरू होगा। लेकिन अगर उस समय आप चाहें सांड के पास ले जाएंगे, यदि नेचुरल मीटिंग करवाना है पाल खिलवाने का, तो उस समय गाय सांड को स्वीकार नहीं करेगी। यानी हीट का एक लक्षण है जो आना देखने का, डिस्चार्ज हो तो आ गया, शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो हीट पीरियड खत्म आ गया। थोड़ी सी वहां से पशुओं में कामेच्छा के बढ़ना आना शुरू हो जाता है। मेल पशु है उसके प्रति आकर्षण हो जाता है, लेकिन उस समय माउंटिंग स्वीकार नहीं करेगी। सांड जब चढ़ा पाल देने के लिए वो स्वीकार नहीं करेगी, इधर से उधर भाग जाएगी, समझे। लेकिन वैसे ही बनते बनते जब पूरे हार्मोन एस्ट्रोजन चला गया तो गाय फिर वही पूरे हीट का लक्षण, जो कि बोलना, दूसरे पर फांगना, बार बार पेशाब करना, ये आ जाएगा। तो ये गाय अब किसमें कर जाएगी? इसी को स्ट्रेस को ही बोला जाता है हीट। जब से प्रारंभ हुआ और यह जो होता है, देखो हम ये चीज पाल खिलाने का समय बता रहे थे, तो आपको हम बताए होंगे
की हीट, और उसमें बार बार कह रहे होंगे कि स्टैंडिंग हीट कह रहे थे। तो एक्चुअली हीट, यह जो स्ट्रेस पीरियड है, यह 6 से लेकर के 30 घंटा हीट है। लेकिन हमको डिटरमिनेशन पार क्यों देना है, उसको है हीट के अंदर ही एक छोटी सी अवधि है जिसको कहेंगे स्टैंडिंग हीट। स्टैंड माने खड़ा रहना, यानी अब इस पीरियड में बोल रही है, फान रही है, डिस्चार्ज तो आ ही रहा, समझे। तो उस समय अगर रहेगा, ले जाओगे आपको सांड के पास, तो देखोगे जब उस पर माउंट करता है यानी चढ़ता है पाल देने के लिए, तो खड़ी रहेगी, यानी रिसेप्टिविटी उसको स्वीकार करेगी, कामेक्षा बहुत बढ़ जाती है। वही यानी जब से वह सांड स्वीकार करना शुरू कर दे और जब तक स्वीकार करता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हीट पीरियड 30 घंटा है तो 30 घंटा तक स्वीकार करते रहेगी। जब से गर्म हुई उससे औसत देखे यहाँ 30 घंटा, तो ये 6 से मेनली 14 घंटा, ऐसे कहिए ज्यादा से ज्यादा 18 घंटा ही रहता है। यहाँ 6 घंटा से लेकर 18 घंटा तक रखो। कोई देसी नस्ल है, संकर नस्ल है, कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम क्या कहे थे कि जब से गाय गरम माने बिगनिंग ऑफ हीट माने स्टैंडिंग हीट, बार बार बोल रहे थे। स्टैंडिंग हीट कहते किसको है वो भी समझा रहे थे। नेचुरल मेटिंग में उसको कहीं पढ़ो कि स्टैंडिंग हीट कहते हैं। स्टैंड जब सांड पाल देने के लिए गाय पर माउंट करे और वह गाय खड़ी रहे, वो स्वीकार करे पाल खाने के लिए, वही है स्टैंडिंग हीट। गाय अभी भी गर्म है। आगे देखिए जो ओवुलेशन होता है, तो पहला हीट में क्या हुआ, किसमें कि अगर है नेचुरल पेंटिंग में सांड को स्वीकार करेगी, आप पाल देंगे जो इसी पीरियड में देंगे, और इसी पीरियड में कहां तक रहेगा, यह रहेगा अप टू ओवुलेशन, यानी अंडा जो निकला यहां, यह इसी पीरियड में निकलेगा। पूछेगा ये बताओ, ओवुलेशन अंडाशय से अंडे का निकलना ऋतु चक्र के कौन से चरण में होता है? क्या है, कौन सा चरण में? स्ट्रेस में। इसके बाद शुरू होगा मेटास्टेसिस, समझे। जो यह देखो, यह पीरियड कितना बताए, 6 से 30 घंटे। अब तुम खुद बोला, तुम्हारा आंसर देखो, तुम बोला 2 दिन या 3 दिन में हल्का ब्लीडिंग हो जाता है, किसी में यही ना पूछा। अब समझ में आती है, वह ब्लीडिंग है किसका? सीएल का मेटास्टेसिस ब्लीड है। अब उस समय क्या होता है, जैसे बताए, औरतों का जो मासिक धर्म होता है, पीरियड होता है, जिसका ब्लीडिंग के कारण है कि औरतों में ये जो एंडोमेट्रियम गर्भ धारण के लिए तैयार हुआ था, अगर गर्भ धारण नहीं की कोई महिला, तो ये टोटल एंडोमेट्रियम का लेयर टूट जाता है, और उसके चलते वहां काफी ब्लीडिंग होता है, जो कि 80 से लेकर किसी को 3 दिन 4 दिन 5 दिन का जो ब्लीडिंग होता है पूरे फुल लेंथ में, 80 से लेकर के 100 ml एक बार में 5 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर। कितना ज्यादा सर होता है? कितना ज्यादा? 80 से 100 ml। 80 से एवरेज, किसी को 80, किसी को 90, किसी 85, किसी को 100, एक्सेस ज्यादा से जाके 120 है, यही नॉर्मल है। अगर ज्यादा हो रहा है तो समझो नुकसानदेह है, फिर परेशानी हो जाएगी, महिला एनीमिक हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, समझे। हाँ, क्या है? 119 बैग चलिएगा। आप जो कहा, आपका प्रश्न का हल देखो। यह जो पीरियड होता है 30 घंटे के बाद होता है, जैसे तुम बोले 2 दिन 3 दिन में, इसका मतलब यह होता है जो कि मेटास्टेसिस का पीरियड है 5 दिन।
बोलते हो ना 3 कभी 3 4 और फिर 5 दिन के अंदर कभी ब्लीडिंग हो जाता है, फिर अपने से ठीक हो जाता है। यही ना कहना चाह रहे हैं। तो वो है मेट स्ट्रेस पीरियड का ब्लीडिंग, न कि हीट का नहीं है। तो इसको कहते हैं मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग। तो इसमें होता क्या है, महिला में तो टोटल टूट गया इंडोमेट्रियम, बचदानी का अंदर का भाग, लेकिन इसमें कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं, समझे? जब रिऑब्जर्व नहीं रहा, कुछ जैसे ईस्ट्रोजन लेवल जब ओवुलेशन हुआ, अंडाशय से अंडा निकला, तो एकाएक ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। और औरतों में जो डिस्कॉमेशन सब टूटता है वही के चलते, जब ईस्ट्रोजन लेवल डाउन हुआ तो उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। यहाँ भी वही ब्लीडिंग कुछ, लेकिन यहाँ अंतर सिर्फ यही है कि औरतों में टोटल बर्बाद हो जाता है, जिसके चलते हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन होता है। इसमें कुछ डैमेज हुआ, लेकिन यह तुरंत रिपेयर हो जाता है, मरम्मती हो जाती है, इसलिए गर्भ धारण करने की शक्ति बनी रहती है, समझा? इसीलिए अगर वैसा गाय जिसको गर्मी के बाद आपको पाल दिए तो, नहीं पाल दिए तो 2 से 5 दिन के अंदर कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया, जी सर, अश्वता अपने से ठीक हो गया, उसमें विज्ञान हमारा बताता है, देखा है मात्र 2 से 3% थोड़ा सा देखा गया है जिसमें ब्लीडिंग हो जाता है, सैकड़े का अध्ययन किया। तो यदि उसमें से मान लेते हैं जितनी गाय पाल रखी कुल, उसमें अगर 100 होता है तो इसमें जिसमें देखा गया 2-3 को कम पाल रखते, ऐसा देखा गया, करीब करीब प्रभावित नहीं करेगा। इसमें जब भी ब्लीडिंग हो तो दोबारा पाल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग करते क्या है? अच्छा आ रही हो, फिर से दे, हमको जो ट्रेनिंग लेने आ रहा है, आज जो ट्रेनिंग लिया वही बताता है, कहा है ना सर कि ब्लीडिंग हो गए तो बर्बाद हो गया, आवे या तुरंत फिर इसमें सर जो है ना कभी कभी कंसीव कर देता है, अगर नहीं किया फिर दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन अगर 10 को सीमेंट दिए, अगर 3 में ब्रीडिंग हो गया तो 2 तो कंसीव कर जाएगा। कैसे आप कैसे अनुमान लगाइए? उसमें कौन सी डायग्नोसिस से आप पता लगा दिए कि कंसीव की या नहीं की? अरे ब्लीडिंग हो गया, ठीक है, 3 में, 2 में आप कैसे जान लिया कि कंसीव कर गई? देखिए ना सर करते हुए, कंसीव करते हुए आप देखे? सीमेंट जो दी, हाँ, उसके बाद रिजल्ट मतलब मिल गया, रिपीट नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट मिल गया, रिपीट नहीं हुआ। रिजर्व कर लिया था। हैं? रिपीट नहीं हुआ। अरे वो 2 कंसीव, 3 को का ब्लीडिंग हुआ, ये कैसे जान गया 2 को इसमें से कौन कंसीव किए? जी, ये बात कौन सा टेक्निक से क्या है आपको मिलता है जिसमें कि वो 21 दिन में सर्विस का, अरे एक अभी 21 रोज के बाद भी सर नहीं, अरे तो 21 तो फिर से घर में हो जाएगी, तब तो पाल देना ही है, नहीं कंसीव की। वही इनका कहने का मतलब है कि 21 दिन को पार कर गया ना, तो एक रिपीट कर गया, 2 रिपीट नहीं हुआ। अरे तो वह तो रिपीट ब्रीडिंग में चला ही जाएगा, वो तो पाल ही नहीं रखी। वही 1 से 2 से 3% का रहे उसमें वो आ गई, तो वो तो फिर साइकिल शो करेगी। जब कंसीव नहीं की तो आगे के दिन पर फिर हिट नहीं आएगी। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अरे हम समझ रहे हैं, तो आपको समझदारी गलत है, समझदारी उसमें ये नहीं मानी है। इसमें यही हुआ कि मेट स्ट्रेस का जो ब्लीडिंग हुआ उसको गर्भधारण को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जो जैसे जिसको नहीं गर्भ धारण की उसमें बहुत सारे ढेरों ऐसा मिले जो ब्लीडिंग नहीं हुआ लेकिन फिर हिट में आई, होता है कि नहीं है? तो उसमें यह ट्रीट कीजिए कि गर्भ धारण नहीं किए, अगर अगले हिट में आ गई इसका मतलब वह ब्लीडिंग होना कारण नहीं है, मतलब यदि जैसे और सब कंसीव नहीं की उस समय यह भी गर्भ धारण नहीं की, समझे? अब कहे 3 में से 2 को हम वही तो उस पीरियड में बताओ भाई कैसे आप पकड़ लेते हैं। तो देखिए वो तो कहा ही कि अगर हीट में नहीं आई तो फिर 21वां दिन जो कि 18 से 24 दिन का औसत होता है रेंज, औसत 21 दिन, इसका एकदम 21 पकड़े मत रहो,
18 से 21 आपको बता दिया, 18 से 24 कोई एक 20 दिन पर गर्म हो जाएगी तो कोई 24 दिन पर गर्म। तीनों दिन पे होती है हैं? तीनों दिन पे हो जाती है। अरे 3 दिन वो होता है, दूसरे है, क्या सर? वह बीमारी है बीमारी है। जी। सिस्टिक ओवरी जिसको निम्फोमैनिया बोला जाता है फीमेल में, गाय भैंस में, समझे। वो गर्म होना वो लक्षण ठीक है, लेकिन वह बीमारी है। 3 दिन पर, 10 दिन पर, 7 दिन पर, 15, कभी भी ऐसे गर्म होगी। इरेगुलर हीट कहते हैं, नियमित नहीं। कोई टाइम नियमित टेबल ये नहीं। 21 दिन, 18 से 24, और उसके बीच में कभी भी गर्म होगी। यह तो बीमारी है, उसके कारण और नहीं, उस पर आएंगे आगे। तो देखो यहाँ ये हुआ, इसका मतलब पूछेगा कि ओवुलेशन किस पीरियड में होता है, तो इसमें बताएंगे स्ट्रेस, जो कि कितना दिन देर का होता है, 6 से 30 घंटा। 30 घंटा। तो अगर बताए कि जो ब्लीड आता है, जो ब्लीडिंग हुआ, वो किस पीरियड में होता है, मेट्रस। इसीलिए इस बीमारी का नाम है, जो तुम खून देखते हो किसी किसी में 2-3 दिन का, वह है मेटस्टस ब्लीडिंग। मेटस्टस और ब्लीडिंग। उसमें यह जो बचदानी का लेयर औरतों की तरह यह टूटता नहीं है, बल्कि कुछ 5 को 10 को टूटा, वो तुरंत रिपेयर हो जाता है, गर्भ धारण की शक्ति बनी रहती, इसलिए वह गाय पाल रखेगी, समझे। फिर पाल देने की जरूरत नहीं है। कारण देखो, यहाँ एक चीज और बताए थे कि पाल देने का सही समय जब से गाय गर्म हुई, यानी लक्षण तुमको देखा, उससे 12 घंटे का। अगर देसी उसी है तो 10 घंटा पर दे दिया, अगर संकर नस्ल की बढ़िया है तो 16-18 घंटा 14 घंटा पर जाके पाल दे, समझे। तो यहां देखो, यही बताया गया था कारण कि जो ओवुलेशन होता है वह हीट पीरियड में, लेकिन स्टैंडिंग हीट है जब शांत हो गई, जब तुम देखे उससे 10 से 12 घंटे के बाद है हीट में ही। मान ली हीट 6 घंटे से मान ली 14 घंटा रहा, यहाँ हमारा 3 गया, तो अभी भी 14, 10, 24, 16 घंटा मेरा बचा हुआ, और उसको है हीट में। गाय हीट में ही है, लेकिन स्टैंडिंग हीट नहीं है। तो उसी हीट में ही ओवुलेशन हो गया। यहाँ यह भी बताए कि अंडा जो निकलता है ओवुलेशन के बाद, उसकी लाइफ क्या होती है, जरा देखो, कैलकुलेट करो। अंडा ओवुलेशन हुआ, अंडा जो यहाँ निकला, देखो यहाँ आ गया, इससे निकल गया। आज मान लीजिए अभी ये निकला, तो कितना आगे कितना देर तक यह जिंदा रहेगा, 12 से 24 घंटा, जरा याद रखो। अंडा ओवुलेशन के बाद 12 से मात्र 24 घंटा का एक दिन जिंदा रहेगा। लेकिन आप जो पाल देते हो, जो बीज डालते हो, उसी में स्पर्म है, शुक्राणु। तो पुरुष के साइड से गर्भ धारण के लिए जवाबदेह कौन है, शुक्राणु है। तो इसमें देखो, अगर नेचुरल मेटिंग, नेचुरल सांड से सीधे पाल खिलाते हो जो, और आप पाल देते हो जो, तो दोनों का, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग है, मेल पुरुष है, उसके बीज में जो शुक्राणु है और सांड के बीज में जो शुक्राणु है, दोनों का लाइफ फीमेल के जननांग में, यानी बचदानी के अंदर, अजाना से लेके बचदानी के अंदर, वह जो उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ है 2 से 5 नेचुरल का, प्राकृतिक से जो सांड से खिला रहे। लेकिन आप जो सीमेन देते हो, तो आपको तो तैयार किया हुआ फ्रोजन सीमेन आ रहा है, तो फ्रोजन सीमेन तैयार करने में थोड़ा सा शुक्राणु के लाइफ पर असर पड़ता है, विभिन्न क्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है।
तो उसकी लॉन्गिविटी लाइफ स्पान शुक्राणु का थोड़ा कम जाता है, तो जिंदा तो भाई रह जाएगा 48 घंटा 50 घंटा, और जिंदा रहा फिर उसमें अंडे में हेलने की शक्ति, पेंट्रेटिंग पावर, फर्टिलाइजिंग पावर बढ़िया रहता है 24 से 30 घंटे। तो समझो जब शुक्राणु, हमको उस समय सीमेंट डालना है कि अंडा भी जिंदा मिल जाए, और जो आप डालते हो सीमेंट, उसमें जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होते हैं, चाहे पुरुष का हो या जानवर का, नेचुरल हो या एआई के द्वारा, उसके बाद शुक्राणु में एक और क्रिया होती है, उसको कहा जाता है शुक्राणु का सशक्तिकरण, कैपेसिटेशन। देखिए एक आप आगे जाओ, कैपेसिटेशन, सीटेशन यानी सशक्तिकरण। ये मत समझो, चाय लाया है, कठिन लाया है, तो ठंडा हो गया। अरे तो हमरा ये नहीं है, तो आप लोग हमारा ध्यान पढ़ाने पड़ी। जाइए चाय पीते हैं। ये जैसा अपने को आदमियों को थोड़ा डॉक्टर मानते होते हैं, जानवरों को डॉक्टर, कारण वहाँ पास पड़ोस में जानने करते हैं पुराने लोग, पूछने आता है। तो महेश सिंह ना लखीसराय, आप लोग कहीं गए होंगे लोग, तो देखोगे एडीबी बैंक विद्यापीठ जाने मिलेगा, जो बदले में उनका घर है। अपनी पोती के इलाज कराने आए दिक्कत, अरे यहाँ दवाई ठीक हुआ, दवाई लिख दिया, कह दिया, बता दिया, इसको बहुत स्लो इस तरह से दिलाना है, ये तो। अब वो जो दवाई थी, जिस दवाई को 1 घंटा 1.5 घंटा में सलाइन के माध्यम से डालना था, एकदम धीरे डालते, उनका अरे देह में तो नशा निकल जाए कि एकरा यहाँ है, हट दिया, 2-3 मिनट सिरिंज में लोड किया, अवधि करके मिला के धीरे धीरे करके देते। जो उस दवाई से शुरू हुई थी, ठीक हुई थी बच्ची, फिर खराब, अभी 6-7 बरस ऐसा सूजन, ऐसा इसका असर देखा कि फिर ले गए, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया खर्च हुआ सुधारने में। तो भी बेचारी पता नहीं वहीं यहाँ तक कहते रहते, अब सुधार की लड़की उसकी गलती से शायद बच गई थी, उतना हमको याद नहीं है। 2.5 लाख रुपया फिर से खर्च हुआ। गलती यही थी कि उस दवाई को फटाक दिया। अपने तो डॉक्टर बनते थे, दे रहे हो जान दे दो, कैल्शियम चढ़ाते हो ना जी, जी इलाज जो करते होंगे, जरा धारा प्रवाह चढ़ा के देखो तो कहाँ आपके गिरे की 5 मिनट टाइम नहीं देंगे, सीधे साफ हम पूरा बोतल चढ़ा देंगे, कुछ नहीं। यह भी निर्भर करता है कि जब तुमको भेन में नीडल मारा, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दूसरे इस डायरेक्शन से क्या होगा, इस डायरेक्शन से रखे तो क्या होगा, समझा। जब डॉक्टरी का चीज पढ़ने आए, इसमें हाथ डाले हो तो जरा बारीकी का समझा करो। तो यह 5 दिन का 3 हो गया, जोड़ो पहला कितना, 3 दिन, 1.5 दिन, 4.5 दिन करीब, अरे 5 दिन करीब 9 दिन हो गया। अब बचा कितना, 21 दिन में घटाओ 9, अभी भी 12 दिन है ना। वो पीरियड जाएगा डाइस्ट्रस में, तो डाइस्ट्रस में फिर वही हुआ। डाइस्ट्रस का पीरियड है कि अगर पाल रख ली तब उसमें सभी वो क्रियाएं होगी जो बच्चा पालन के लिए जरूरी है। प्लासेंटा बनना, प्लासेंटोम्स बनना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी डाइस्ट्रस पीरियड में शुरू हो गया। और वही पीरियड डाइस्ट्रस माने अब गर्म होगी नहीं, अब बच्चा देने के बाद ही गर्म होगी, है ना, होना यही चाहिए। ये टोटल का वो पीरियड कोई का जोड़ लेते हैं एनेस्ट्रस, अगर पाल रख ली तो वो चलना है, और नहीं पाल नहीं रखी तो फिर डाइस्ट्रस में यही 5 दिन के बाद
यहाँ जो यह सीएल बना था, जी सर। सीएल का रिग्रेस मन धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा, खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा। अब फिर जब यह बंद हुआ तो फिर वहीं से पहले से क्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी और जब फिर गर्म होगी। समझे? जी सर। यही शुरू, यही क्रिया चलता है, यही ऋतु चक्र है सीएल जैसे ही टूटेगा वैसे ही आएगा। जी। मेट स्ट्रेस पीरियड के बाद जी सर। क्या स्ट्रेस पीरियड नहीं है तो जो ये प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट किया था प्रेगनेंसी मेंटेन के लिए, तो वह तो मेंटेन किए हुए है, यानी मेट स्ट्रेस ब्लीडिंग में ही सीएल बना, प्रोजेस्टेरोन सेक्रीशन शुरू हो गया। अब उसके लिए अगर प्रेगनेंसी फर्टिलाइज्ड हो गया तो अब उसको बच्चा बनना है, तो जब बच्चा बनना है तो और खूब बढ़िया से प्रोजेस्टेरोन इस बेड को तैयार करेगा। यहाँ जब ये बच्चा, ये जो अंडा आया फट यहाँ, तो दोनों से मिला करके एग और अंडा दोनों मिल गया, एम्पुला में फर्टिलाइज हो गया, तो आएगा यही बचदानियम में आएगा जी। तो ये आएगा तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो इंडोमेट्रियम था, यही उसका बेड है, बिछावन है, इसी पर पहले जाएंगे, स्टिकिंग करेंगे। अब देखिए इसको जो अंडा है फर्टिलाइज एग है, इसको यह बच्चे में विकसित होना है, तो वो क्या काम करेगा, पहले इसके नजदीक में आएगा, सटेगा। अब अंदर है यूटेराइन मिल्क, उससे उसको भोजन मिल रहा है। ये जो सेक्रीशन है उसमें कहा कि 90 से लेकर के 92% पानी ही होता है जो आप सेक्रीशन देख रहे हैं, बाकी में हार्मोन होता है, प्रोटीन होता है, एमाइनो एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। समझे? कभी उस अथी को जरा टेस्ट करके देखना, नमकीन लगेगा। समझे? वह जो है नमकीन लगेगा, सोडियम क्लोराइड है। और वही सोडियम क्लोराइड प्रोटीन का अरेंजमेंट जो करता है। कभी कोई, अच्छा बोटनी का कोई लड़का है, फर्न का नाम सुना है? फर्न का लीफ देखा है जी? फर्न का लीफ कैसा है? सांप का फैन के जैसा। है? सांप के फैन के जैसा। सांप के फैन के जैसा? कौन सा फर्न पौधा तुम देखा? ऐसा होता है सर। बॉटनी में बता रहे हैं। मिटाबो ये सब मिटाबो। पूछ रहे हैं। श्राव है जो बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें कोई गंध नहीं है। समझे? देखिए अच्छे पहचान का, और जितना बढ़िया से हीट में आएगी उसकी फर्टिलिटी उतना ही अधिक होती है, ज्यादा पाल रखने का चांस रखता है। समझे? तो उसको पहले देखते थे क्या, हर पैटर्न माने फाइन, जरा मिटान यार, बड़ा धीमे में तुम खाए कि जो हम सीमेंट देंगे जा करके वो मीनार आता है उसके साथ बह जाएगा, उल्टा रहता है। जितना आता है उतना अंदर वहाँ जाता है। पूछा कि क्या बताता है, तो कहता है कि अभी तो घर में ना पोगरा से निगार में आ रहा है। हाँ, तो जो हमें बीज डाल दे कुल बाहर गिर जाए, यही बल बताता है। और यही कारण है कि जाकर के बहुत बार 30 घंटा और 40 घंटे का यहाँ आया है सर, 70 घंटा के बाद नीचे पर जो लिखा है सब सुनता ऐसा ऐसा ट्रेनिंग आया है देने वाला, अब पाल दे रहा। समझे? तो यहाँ देखो, इसीलिए उसके पोषक तत्व, उसमें अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सोडियम क्लोराइड है। आगे जाने मछली को जैसे पूछ मार करके करता है ना, बेंगा मछली के तरह शुक्राणु आगे बढ़ने में शुक्राणु को मदद करता है। तो यहाँ देखो जो आप पाल देते हो, दोनों चीज, पहले वह का संबंध है, जो फीमेल गैमीट है, अंडा है, वह कितना देर उसके बच्चेदानी के अंदर कितना देर जिंदा रहेगा, और जो आप बीज डालोगे उसमें शुक्राणु है, उसकी लाइफ क्या होगी। समझे? और उसमें ये तीसरा आ गया शुक्राणु के लिए, उसको कहते हैं कैपेसिटेशन पीरियड ऑफ स्पर्म।
माने शुक्राणु का सशक्तिकरण, शक्ति प्राप्त करना। क्या शक्ति प्राप्त करना? तेजी से घूमने के लिए और अंडा में जाके उसमें घुसने के लिए। देखो शुक्राणु का बनावट देखो जरा, दिख रहा। देखो ये है हेड। अगर तुम देखोगे माइक्रोस्कोप में देखना तैरते हुए कैसा दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं बॉडी और इसको कहते हैं टेल। पूछ इसी के ऊपर एक जब जिस समय मैच्योर शुक्राणु जो तुम्हारे बीज में निकलता है, यह जो शुक्राणु उसके ऊपर एक कवरिंग लगा हुआ रहता है, समझे? यह जो होता है क्या काम करते हैं? जब हम पाप देते हैं, पुरुष के बीज में जो शुक्राणु होता है, तो जब फीमेल के जननांग में जब जाएगा तो ये यूट्रस के अंदर जब जाएगा ना, तो वहां जो सारे केमिकल हैं उससे इसका ये रिएक्शन करके ये खत्म हो जाएगा। देखिए इसको दूसरा नाम है एक्रोसोम बोलते हैं। इसीलिए जो न्यूक्लियर, चूंकि सेल है जो आपके शरीर में, जो हर सेल क्रोमोसोम जो है ना वो रहेगा ही, क्योंकि वही तो ले जाएगा, वही जो जीन जो पड़े डीएनए आरएनए सब है इसमें, तो यही तो इसी पर न्यूक्लियस इसके अंतर्गत फिर जो सेल बना है शुक्राणु उस पर वही जीन वगैरह है जो ये ले जा रहा है पुरुष के साइड से, समझे? तो यह जो क्या करता है कि ये जो है और यह जो शुक्राणु का सशक्तिकरण करे, चाहे महिला हो या जानवर हो, यह होता है फीमेल के बचदानी के अंदर ही, बाहर यह सशक्तिकरण पहले अगर उपयोग उस बीज का नहीं हुआ, समझे? तो एक लाइफ के बाद यहां तक कि मेल को कंटिन्यूअस लाखों में शुक्राणु बन रहा है, अगर वह शुक्राणु बीज के बाहर नहीं निकला तो फिर वही मर जाता है, ऑब्जर्व होता है, अब नया शुक्राणु बनता रहता है। इनमें समझे कि जो शुक्राणु बना, इसीलिए देखिए किसी को जब गर्भ धारण नहीं करती है महिलाएं, जब शुक्राणु का जांच करके लिए मांगता है कि आपको जब बीज को, पुरुष को जब देखा किसी की प्रेगनेंसी नहीं रहती है, आप मादा अधिक महिला को, लड़की का जांच कर लिया, पुरुष का बीज के जांच के लिए जब मांगेगा तो उस समय वही हिदायत दे देगा कि बीज आपको उस समय का देना है जिस समय उसके 4 दिन पहले से पत्नी से संबंध नहीं बनाना। यानी मैच्योर सीमेन का काउंटिंग कितना है, यह जो नॉर्मल माना जाता है हमेशा लाखों को प्रति ml, एक शुक्राणु नहीं होता है, लाखों होता है। यानी 9 लाख से लेके 20 लाख, बिल्कुल 9 लाख से कम अगर शुक्राणु है पर ml तो सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि एक शुक्राणु कम आएगा, लेकिन उसको माना जाता है कि ये भाई स्पर्म की क्वालिटी, आपको सीमेन की क्वालिटी ठीक नहीं, स्पर्म काउंट लो बता देगा, तो आपको अधिक शुक्राणु बने उसका दवाई पहले देगा डॉक्टर कि शुक्राणु का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए कितनी संख्या में हो, समझे? तो यहां देखिए अब यह सशक्तिकरण कहां होता है? हमेशा फीमेल के बचदानी में, चाहे आदमी महिला हो या मादा जानवर, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या महिला। तो यह जब तक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक उसको अंडा में यानी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, जिसको उसको होने में लग जाता है 10 घंटा के करीब। चूंकि हमको यहाँ भी देखना है कि आप तो डाल दिए भाई 10 घंटा, तो आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, स्लो बढ़ेगा, और ये जैसे सशक्तिकरण होगा इसका लेयर घटेगा
समझे। और यहाँ जो कोई अंडा जैसे है, अब इस शुक्राणु को यहाँ हेलना है अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ तो पहले से एक्स क्रोमोसोम है और वाई या एक्स कोई इसमें है, जब इसमें ले जाएगा तब में अगर वाई यहाँ है तो यहाँ जैसे वाई होगा तो लड़का बनेगा, हैं? तो ये यही ना ले जा रहा है जी इसमें। अगर वाई क्रोमोसोम है तो ये लेके हटेगा, तो ये क्या होता है कि ये जो कैपेसिटेशन होगा तो ये एग्रोसेम का ऊपर का लेयर है, ये टूट जाएगा, हट जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो इसकी गति भी बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और यहाँ ये जब यहाँ सटा, अंडा के करीब गया, समझे, एम्पुला में अंडा आके उधर आता है रेडी, या कोई तो आगे पहुंचेगा, अंडा आ करके वहां एम्पुला में है, तो यहाँ ए साहब पहुंच रहे हैं, शुक्राणु साहब, तो वहां अंडा है, तो अंडा में जब इसके निकट सटेगा तो यहाँ इसको पेंट्रेट करने की शक्ति नहीं है, अगर उसमें सशक्तिकरण नहीं है। तो सशक्तिकरण होने में उसके बाद उसमें होता क्या है, सशक्तिकरण में तो जैसे आपको मच्छर काटता है ना, तो आपके मच्छर पर शरीर पर मच्छर यहाँ बैठ गया, उस समय सीधे वो सूंड घुसाएगा तो घुसेगा नहीं, पहले वहां अपना एगो निकालता है केमिकल, रासायन, और वहां जैसे गया आपके स्किन का मांस वहां मुलायम कर देगा, तब वो अपना सोना पूरा भोग देगा, ब्लड चूसना शुरू। तो यहाँ भी यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, देखो ये क्या है, ये जो अंडा का सेल मेम्ब्रेन है जी, यानी मेम्ब्रेन जिसको कहते हो सेल का, इसलिए ये जो मेम्ब्रेन है अंडा को जो घेरे हुए है, इसमें पेंट्रेटिंग कैपेसिटी इसको नहीं है। तो अब यह क्या करेगा, एक काम करा, हाइलुरोनिडेज नाम करके एक एंजाइम होता है, ये बनाएगा ये हेड से यहाँ, और ये इसमें यहाँ पर सटाएगा, यहाँ करेगा। हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम है, तो ये क्या करेगा कि सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से डिजोल्व कर देगा, जहाँ डिजोल्व हुआ तो ये बाबू साहब अंदर प्रवेश कर गए, हो गया फर्टिलाइजेशन, समझे। तो सशक्तिकरण का कम इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा, यही से कैलकुलेशन करके द बेस्ट टाइम ऑफ इंसेमिनेशन बताया गया है, जो कि कितना है, हीट प्रारंभ होने से ऋतु चक्र भी खत्म। आप लोग सोच लीजिएगा, अगले क्लास में फिर हम पूछेंगे, यह ऋतु चक्र को जानिएगा, जितना बढ़िया से जानिएगा, हार्मोन का रोल जानिएगा, तभी अभी आप इलाज में भी देखो कि पाल रखने में क्या दिक्कत है, तो उस चीज का उपयोग करना है, कहीं इसकी की कमी तो नहीं, समझे। ठीक है, आप जाइए, आराम कीजिए खूब मस्ती से।